सर मैं विजयपाल अपने नई वीडियो के साथ क्लास 12th के सेकंड चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इससे पहले हम 5 पार्ट में बाकी कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं। ये लास्ट है। टॉपिक जो हमारा है वो है अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है, हाउ वी नो द मीनिंग ऑफ इंस्क्रिप्शंस। इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स हैं कि अभिलेख क्या होते हैं, उसके बारे में जानना है। अभिलेखों का मीनिंग कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तीसरा पॉइंट, ब्राह्मी लिपि का अध्ययन कैसे करते हैं, जो हमारी सबसे पुरानी जो स्क्रिप्ट है ब्राह्मी, उसकी हम स्टडी कैसे कर पाए। खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया है, सो सेकंड स्क्रिप्ट है। अशोक के जो अभिलेख हैं वो प्राकृत लैंग्वेज में है और 4 अलग अलग स्क्रिप्ट में है। इससे पहले हम एक वीडियो में है, उसमें जो कि सीरीज़ वाली वीडियो है उसमें इस बार हम डिस्कस कर चुके हैं। अभिलेख जो है इंस्क्रिप्शंस हैं, उनसे हमें हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं वो क्या क्या मिलते हैं, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। और लास्ट जो पॉइंट इसमें जो डिस्कस करना है वो है इसकी लिमिटेशंस क्या है, अभिलेखों की इंस्क्रिप्शंस की कमियां क्या है, लिमिटेशन क्या है, उसकी सीमाएं क्या है। लास्ट और सबसे एंड में कंक्लूजन, इसका ओवरव्यू किस प्रकार का है। तो शुरू करते हैं अपने मेन पहले पॉइंट के साथ। अभिलेख क्या होते हैं। किसी कठोर सतह पर लिखे गए लेख, किसी हार्ड सरफेस पर जो हम राइटिंग करते हैं उसको हम इंस्क्रिप्शन या अभिलेख कहते हैं। जैसे पत्थर पे या धातु पे जो लेख उकेरे गए हैं वो अभिलेख कहलाते हैं। अभिलेख लिखने के बहुत से कारण होते हैं। अभिलेख लिखे क्यों जाते हैं, इतिहास में कोई भी चीज़ है, क्या, क्यों, कब, कैसे, इन सब प्रश्न पर सोचना बहुत ज़रूरी है। तो अभिलेख लिखने के बहुत से कारण हैं। जैसे राजा या दूसरे उच्च वर्ग के लोग हैं, उन्होंने अभिलेख इसलिए खुदवाए ताकि वो अपने परमानेंट एविडेंसेस आने वाले लोगों के लिए छोड़ सके, स्थायी प्रमाण अपने लिए छोड़ पाएँ। दूसरा, लोगों पर अपना इफ़ेक्ट डाल सके, प्रभाव डाल सके, ताकि लोग ये जान सके कि ये किस प्रकार के व्यक्ति हैं, कितने प्रभावशाली हैं, कितने दालू हैं, कितने दयालु हैं। इस तरह की इमेज लोगों के ऊपर डालने के लिए इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते थे। या अपनी कोई अचीवमेंट, खास उपलब्धि है, उसको बताने के लिए भी लिखे गए हैं। जैसे अशोक के अभिलेख हैं, समुद्रगुप्त के इंस्क्रिप्शन हैं। इस तरह के हमने कई बार देखा है कि बहुत सी इन्फॉर्मेशन राजा है इनके थ्रू लोगों तक पहुंचाते रहते थे। अगला जो सेगमेंट है, अगला जो पार्ट है इस हमारे टॉपिक का, वो है अभिलेखों का अध्ययन कैसे निकाला जाता है, कैसे हमने इसको निकालते हैं। तो एक जो मेथड है वो है नोन टू अननोन थ्योरी, मतलब ज्ञात से अज्ञात विधि। जिन चीज़ों की आज हमें जानकारी है, जिन स्क्रिप्ट्स की आज हमें जानकारी है, उनसे हम पुरानी स्क्रिप्ट्स को कंपेयर करते हैं और दोनों को तुलना करते हुए उनका मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। एक दूसरा तरीका ये है कि अभिलेखों या लिपियों का अध्ययन, वही ऊपर जो बात करते हैं, तुलना करके, कंपेयरिंग करके। कई बार क्या होता है कि एक मान लो किसी इंस्क्रिप्शन पे 2 या 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। अगर हमें किसी एक लैंग्वेज के बारे में जानकारी है तो हम उन लैंग्वेज के जो लेटर्स है उसमें जो लिखा गया है उससे दूसरे को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं और उनके वर्ड टू वर्ड उसका मीनिंग निकालते हैं और धीरे धीरे फिर पूरे इंस्क्रिप्शन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। और ये भाषाओं वाले हम पहले डिस्कस कर रहे थे। तो ये 2-3 मेथड है जिनके द्वारा हम इंस्क्रिप्शंस का मीनिंग निकालते हैं। ऐसी लैंग्वेज जो हमने पहले कभी पढ़ी नहीं है उसका भी हम अर्थ निकाल सकते हैं इस विधि से। अगला जो, अच्छा, ये अशोक का जो एक इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख है, उसमें ब्राह्मी लिपि के बारे में बताया गया है। इसको आप देखिएगा, ये किस तरह के लेटर्स बनाए गए हैं, इन कैसे इनको पत्थरों पे उकेरा गया है। और बाद में जब इनको देवनागरी या दूसरी स्क्रिप्ट से इसकी तुलना की गई, शुरुआत में ये माना गया था कि अशोक के जो ये इंस्क्रिप्शन है ये शायद संस्कृत भाषा में होंगे, पुरानी तरीके से लिखे गए होंगे। लेकिन जेम्स जो प्रिंसिप है बहुत एफर्ट्स के बाद ये डिसाइड करते हैं कि ये संस्कृत भाषा नहीं है, कोई अन्य भाषा है, और फिर वो फाइंड आउट करते हैं ये प्राकृत भाषा है। अब एक ये लेटर्स है, कंपेयरिंग है, ये अशोक की जो ब्राह्मी लिपि है उसका और जो देवनागरी है हमारी प्रेजेंट में हिंदी की उसकी लिपि है। इसमें देखो ये देवनागरी के स्क्रिप्ट हैं, ये ब्राह्मी के हैं। आप जब कंपेयर करते कै को, अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है लगभग
3rd सेंचुरी BC के हैं, यानी कि आज से लगभग 2300 साल पुराने हैं। तो आज जो कै हम ऐसे लिखते हैं 2300 साल पुराना है, वो लगभग इसी से निकला है। आज हमारी जितनी भी मॉडर्न भाषाएं हैं, लिपियां हैं, उन सभी की जो उत्पत्ति है वो प्राकृत से ही हुई है। उसी से संस्कृत और दूसरी भाषाएं, आधुनिक भाषाएं निकली है। चय को देखो किस हिसाब से लिखा गया है, ढय को किस हिसाब से, दय को किस हिसाब से। तो ये एक दूसरे की कंपेयरिंग करके ना जो इंस्क्रिप्शन वेता है, पुरातत्वविद है, वो इनका अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। ब्राह्मी लिपि को कैसे पढ़ा गया, उसको कैसे स्टडी किया गया, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि जो हमारी जितनी भी आधुनिक भाषाएं हैं, मॉडर्न जो लैंग्वेजेस हैं, उन सभी का जो मूल है वो ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट से उसका उत्पत्ति हुई है। अशोक के जो अभिलेख है उनमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। हालांकि और भी 3 लिपियां हैं, जैसे खरोष्टी है, अरामाइक है और ग्रीक है। ये 3 और स्क्रिप्ट हैं, लेकिन अधिकतर जो भारत में इंस्क्रिप्ट पाए गए हैं, इंस्क्रिप्शंस पाए गए अशोका के, उसमें ब्राह्मी ही लिपि उसका मेन उपयोग में लाई गई है। 18 इसकी शुरुआत कैसे होती, कैसे इंस्क्रिप्शन को पढ़ना शुरू किया गया? तो 18वीं सेंचुरी की शुरुआत में यूरोप के विद्वानों ने आधुनिक बंगाली भाषा और जो देवनागरी स्क्रिप्ट है उसको पढ़ना शुरू किया, और उसको पढ़ कर के ना फिर पुराने जो अशोका के इंस्क्रिप्शन है उसका मीनिंग निकालने की कोशिश की। शुरुआत में विद्वानों को लगा कि संस्कृत के लिखे हुए हैं, लेकिन बाद में जब उनको गहराई से संस्कृत के साथ तुलना की गई तो उसका कोई मैचिंग नहीं हो पाया। जैसे फिंगरप्रिंट है, फिंगरप्रिंट किसी के होंगे तभी वो मैच करते हैं, अदरवाइज डिनाई कर देते हैं। सेम ऐसे ही जब बांग्ला और देवनागरी के जो लेटर्स को अशोका के इंस्क्रिप्शन से मैच करने की कोशिश की, उसके मीनिंग निकालने की कोशिश की, तो नहीं निकल पाया, संस्कृत से नहीं हो पाया। बहुत एफर्ट्स के बाद जेम्स प्रिंसिप ने 1837 में इसका मीनिंग निकाला और डिसाइड बताया कि ये अलग स्क्रिप्ट है, संस्कृत की स्क्रिप्ट से इसका कोई सीधा संबंध नहीं है। अब दूसरी जो स्क्रिप्ट है, लिपि है अशोका की, खरोष्टी, उसको कैसे पढ़ा गया? खरोष्टी लिपि है वो आज के पश्चिमी उत्तर क्षेत्र में है, यानी कि आज के जो पाकिस्तान वाला इलाका है उस क्षेत्र में इस स्क्रिप्ट का उपयोग किया गया है। इस क्षेत्र में जो पहले से लोग हैं, शासन कर रहे हैं, वो हिंद यूनानी, हालांकि ये अशोका के इंस्क्रिप्शन के लिखे जाने के बाद के शासक हैं, लेकिन चूँकि यूनानी है, उन्होंने हिंद यूनानियों की जो लिपि है उसको वो पढ़ना जानते थे। राजाओं ने अपने सिक्कों के साथ अपना नाम भी लिखवाया था, हिंद यूनानी राजाओं ने। तो चूँकि यूरोप के लोग उस स्क्रिप्ट को जानते थे और उससे फिर कंपेयर करना शुरू कर दिया गया किसका, अशोक के अभिलेखों के साथ। अक्षरों का मेल करने की कोशिश की गई और फिर धीरे धीरे उसका मीनिंग निकालते निकालते फिर 1837 में उसको फाइंड आउट कर लिया गया। तो दोनों में, चाहे वो ब्राह्मी हो चाहे खरोष्टी हो, दोनों को सेम मेथड से ही फाइंड आउट किया गया। बस फ़र्क ये है कि ब्राह्मी है वो भारत के अधिकतर हिस्से में बोली जाती है, जो खरोष्टी है वो पश्चिमी उत्तर या आधुनिक पाकिस्तान में बोली जाती है। अगला है अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य, यानी कि क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या सूचनाएं मिलती हैं अभिलेखों से। एक तो विभिन्न प्रकार के जो अभिलेख हैं उनसे हमें जानकारियां मिलती है, और इन जानकारियों को जब हम इकट्ठा करते हैं या एक दूसरे के साथ तुलना करते हैं तो हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उस शासक के बारे में, उस समय के बारे में। जैसे इसमें हम बात करते हैं अशोक के इंस्क्रिप्शंस की बात करते हैं, तो अशोक के बहुत से अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम नहीं लिखा गया है। अशोक का नाम मस्की और गुर्जरा 2 अभिलेख है, उसमें अशोक लिखा गया है। अधिकतर में उसका नाम देवानाम प्रियदर्शी लिखा गया है। लेकिन बाद के विद्वानों ने जब दोनों प्रकार के इंस्क्रिप्शन को, जिसमें अशोक लिखा है उसको भी और देवानाम प्रियदर्शी लिखा है उसको भी, दोनों को कंपेयर किया, तो ये पता लगाया कि इनकी जो विषय है, कंटेंट है, वो भी एक जैसे हैं, इनकी जो स्टाइल है लिखने की वो एक जैसी है, स्क्रिप्ट एक यानी कि लैंग्वेज एक है, और पुरालिपि जो विज्ञान है जिसके द्वारा हम पुरालिपि को स्टडी करते हैं, इन सभी बातों में कॉमन बातें हैं। तो फिर ये डिसाइड किया गया कि प्रियदर्शी जो राजा है और अशोक है वो दोनों एक ही राजा के 2 अलग अलग नाम हैं। इस प्रकार से उसका फिर हमें ये पता लग गया कि अशोक का जो या मौर्यन साम्राज्य है उसके बारे में इंस्क्रिप्शन है बहुत बड़ा हमारे पास
आधार है इन्फॉर्मेशन का मौर्यन पीरियड को जानने का। हालांकि इतिहासकार बहुत से टेस्टिंग करते रहते हैं कि क्या ये बात सही है या नहीं है। जैसे शिलालेख किसी पर्टिकुलर जगह पे रखे गए हैं तो क्या रखे गए, जैसे अशोक के अभी अधिकतर शिलालेख है वो यातायात वाले रास्तों पे मिले हैं, चाहे वो समुद्र से जाने वाले रास्ते हो, चाहे वो जल मार्ग से हो या स्थल मार्ग से हैं। अधिकतर जो अशोक के अभिलेख हैं वो ऐसी जगह पे मिले हैं जहाँ लोग आते जाते हैं। इसका मतलब ये होगा कि राजा ने ये सोचा होगा कि लोग इधर से गुजरेंगे, रुकेंगे और रुक करके इनको पढ़ेंगे। तो इसका मतलब लोग पढ़े लिखे थे, या पढ़े लिखे भी नहीं थे तो फिर जो पढ़े लिखे लोग थे वो उनको पढ़ करके दूसरों को बताते हैं। एक और चीज़ बस में बता रखी है कि अशोक का जो कलिंग वॉर होता है उसके बाद उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़े स्तर पे लोगों की हत्या होती है और घायल हो जाते हैं। इसके बाद अशोक को बहुत पीड़ा होती है, वेदना होती है, और वो अपनी वेदना को अभिलेखों के द्वारा प्रकट करते हैं। लेकिन जो युद्ध की जो वेदना वाले लेख है वो उड़ीसा क्षेत्र में नहीं है। होने तो ये चाहिए थे कि भाई राजा को ये होना चाहिए, प्रजा को कहते हुए कि भाई आपके साथ इधर इस इलाके में जो भी गलत हुआ है इससे मेरे को बहुत पीड़ा है। लेकिन शायद राजा में इतना मोरल नैतिक मतलब हिम्मत नहीं होगी कि राजा उन लोगों से दोबारा जा कर के रूबरू हो सके, बात कह सके, इसलिए उन्हें इस तरह के अभिलेख है दूसरी जगह पर लगवाए हैं। तो उससे भी हम मीनिंग निकाल सकते हैं कि क्यों इस तरह की जो पीड़ा वाले अभिलेख है दूसरी जगह क्यों लगाए, क्यों राजा की उसे मनोस्थिति का पता लगता है। अभिलेखों की लिमिटेशंस क्या है, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अभी हम अशोक का एक इंस्क्रिप्शन है उसको थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसका मीनिंग निकालते हैं। जैसे राजा के आदेश, ये टाइटल है इसका, इसमें लिखा हुआ है कि राजन देवानाम पियदस्सी है। ये कहते हैं कि अतीत में मसलों को निपटाने के लिए नियमित रूप से सूचना एकत्र करने की व्यवस्था नहीं थी, यानी कि झगड़े हैं उनको ठीक तरीके से सोल्व करने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन का कोई बेस नहीं था। लेकिन अशोक कहते हैं कि इसकी शुरुआत मैंने की है, और जो समाचार हम तक प्रतिवेदक लेके आते हैं यानी कि मैसेंजर लेके आते हैं उनको हमने ये छूट दे रखी है कि मेरे पास हमेशा इन्फॉर्मेशन पहुंचाए, चाहे मैं कहीं भी हूं, कुछ भी कर रहा हूं, जैसे खाना खा रहा हूं या फिर विश्राम कर रहा हूं या फिर गौशाला में हूं, पालकी में जा रहा हूं, कहीं भी हूं, वाटिका में हूं। कहने का मतलब जो इन्फॉर्मेशन लेने आते हैं, सूचना लेके आते हैं, उनको पूरी अथॉरिटी दे रखी थी कि कभी भी वो राजा से मिल सकते हैं, अन्यथा राजा तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं होती है। वही ऊपर जो हमने बात की थी राजा के इंस्क्रिप्शन पे जो वेदना लिखी गई है उसके बारे में। जैसे इसमें लिखा गया है कि जब देवानाम पियदस्सी ने अपने शासन के 8 वर्ष पूरे कर लिए तो उसने कलिंग आधुनिक उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। 1.5 लाख लोग इसमें निष्कासित हो गए, उनको एक जगह अपना जगह छोड़ के जाना पड़ा। 1 लाख से ज़्यादा की मृत्यु हो गई। कलिंग पर शासन स्थापित करने के बाद देवानाम जो प्रिय है वो धर्म के यानी कि धर्म के गहन अध्ययन, धर्म के सने और धर्म के उपदेश में डूब गए, यानी उन्होंने लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया, विरक्ति हो गई उससे। यही देवानाम प्रिय के लिए कलिंग का विजय का पश्चाताप था। देवानाम के लिए यह बहुत वेदनादायी और निंदनीय है कि जब कोई किसी राज्य पर विजय प्राप्त करता है तो पराजित राजा का हनन होता है, लोग मारे जाते हैं, निष्कासित होते हैं। तो युद्ध हमेशा जनता के लिए पीड़ा लेके आते हैं, इसलिए युद्ध नहीं होने चाहिए। अभिलेखों की लिमिटेशन क्या है, सीमा क्या है? अभिलेखों से बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, लेकिन इनकी कुछ कमियां भी हैं। जैसे कुछ कमियां तकनीकी लेवल की होती है। तकनीक का मतलब है अक्षरों को उकेरा गया है, वो लाइट है, मतलब इसमें बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं दे रहे हैं, समय के साथ वो अच्छे से मतलब शाइनिंग नहीं है, तो हम समझ नहीं पाते, उसका मीनिंग जानना थोड़ा मुश्किल, उसको स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। कई बार समय के साथ अभिलेखों का कुछ पार्ट टूट जाता है, कुछ वर्ड्स लेटर है वो गायब हो जाते हैं, तो हम उसका मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं। दूसरा, उसका वास्तविक मीनिंग क्या है उसको भी नहीं समझ पाते, क्योंकि समय के साथ साथ और जगह के साथ साथ शब्दों का मतलब भी बदल जाता है। प्राचीन काल में किसी शब्द का अलग मतलब रहा है। जैसे प्राचीन काल की बात करते हैं तो विदेशी शब्द है, उसका मतलब मध्यकाल में अलग था। विदेशी हम पहले किसको मानते थे? जो हमारे अननोन है, जो हमारे पड़ोसी गांव का, वो भी हमारे लिए विदेशी हो गया। लेकिन आज हम विदेशी किसको मानते हैं? जो दूसरे देश का है। यानी कि शब्द वही है, लेकिन समय के हिसाब से उसमें मीनिंग में चेंज आ गया है। तो अभिलेखों में जो शब्द लिखे गए हैं उसका उस समय क्या मीनिंग था, ये जानना
मुश्किल हो जाता है। अनेक अभिलेखों के अर्थ भी नहीं निकाले गए हैं, क्योंकि बहुत सी बातें हैं उसको हम समझ भी नहीं पाए हैं। दूसरा, बहुत ज़्यादा अभिलेख लिखे गए हैं, समय के साथ नष्ट हो गए, टूट गए हैं, या आर्कोलॉजिस्ट जो लोग हैं उन तक पहुंच नहीं पाए हैं, या बहुत से मिले भी हैं तो उनको पढ़ा भी नहीं गया आज तक। एक और बड़ी जो कमी अभिलेखों की वो ये है कि अभिलेखों में खास बातों के बारे में ही बताया गया है। राजाओं के बारे में, उद्योगपतियों के, मतलब जो अमीर लोग हैं उनके बारे में, ज़मींदारों ने अभिलेख लिखवाए हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन आम आदमी के बारे में, डेली लाइफ के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि आम आदमी ने लिखवाया नहीं और बाकी ने लिखा नहीं। एक और कमी अभिलेखों में रहती है कि व्यक्ति विशेष के विचारों से प्रभावित है, यानी कि अभिलेख लिखवाने वाला क्या सोचता है, वो अपनी बढ़ाई करवाना चाह रहा है या अपना इमेज बनाना चाह रहा है, सच्चाई बताना चाह रहा है, वो सच बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ये बातें हमें क्लियर नहीं हो पाती हैं। ये अभिलेख की कुछ लिमिटेशंस है, कमियां हैं। अन्यथा अभिलेख की बहुत सी पॉजिटिव बातें ही हैं। एक और है, ताम्रपत्र है, ये कर्नाटक से मिला हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। ये आप देखिए कैसे इसको ज्वाइंट किया हुआ है, ये अलग अलग प्लेट्स हैं और इनमें लिखा हुआ है। तो अभिलेख चाहे पत्थर पे लिखा हुआ है, जो ताम्रपत्र पे लिखा हुआ है, ये हमारे पास हिस्ट्री में एक बहुत मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। अगर ये चैप्टर आपको पसंद है, वीडियो पसंद है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ अपने पॉइंट्स डिस्कशन जरूर कीजिए। धन्यवाद।